चलिए, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अभियान आईएएस के स्टूडियो में। हमारे साथ आज उपस्थित हैं बिहार सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी श्री गिरिवल दयाल दयाल सिंह सर। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। उनका आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हम जो ये शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में एक पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को जो हम लोग संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे प्रदेश के या पूरे भारत में जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर हिंदी माध्यम के बच्चों को, तो उसके बारे में सर से हम जानेंगे कि ये जो हमारी शुरुआत है, पहल है सर, उसके बारे में इसका थोड़ा कुछ विस्तार से बताएं सर आप सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभियान 40 के जो प्रणेता है बिलास जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। कितना बड़ा काम उन्होंने आज प्रारंभ किया है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अपने स्टूडियो के माध्यम से। बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने तक शिक्षा की नई अलग जगेगी, और विशेष रूप से उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो किसी कारण से ऊंची फीस देकर के कोचिंग्स में नहीं पढ़ पाते हैं, तो समाज के लिए निःशुल्क रूप से जिस प्रकार से कार्य बिराज जी के माध्यम से किया जा रहा है, तो मुफ्त रूप ढंग से जो है वो इस प्रकार की शिक्षा को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज का हम लोग का पहला पॉडकास्ट है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से तैयारी सिविल सर्विसेज की जानी है और किस प्रकार से उत्साह के साथ एक पूरे वातावरण को बनाए रखने के साथ इस कार्य को हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो शुरुआत बिलास जी ने की है, वो निश्चित रूप से यह सिविल सेवा के परीक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। और इससे बच्चे हमारे जो राज्य के हैं और दूसरे राज्यों के भी जो बच्चे हिंदी माध्यम के खास करके जो तैयारी कर रहे हैं, उससे बहुत लाभान्वित होंगे। और आप जैसे सर विशेषज्ञों के जब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको जब मार्गदर्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे और उनका मेहनत रंग लाएगा सर। आगे चलकर हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए सर, हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर, हम आप चूंकि एक सिविल सेवक हैं सर, और एक बहुत अच्छे, मुझे पता चला है, जानता हूं सर मैं आपको पर्सनली भी, कि सर आप सिविल सेवा की जब तैयारी करने आए होंगे सर, तो आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे। और आपका बैकग्राउंड और जिस क्षेत्र जहाँ से आए, तो सर आपको मोटिवेशन कैसे मिला सर सिविल सेवा में आने के लिए, और सिविल सेवा में आने के पहले बच्चों का क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए, क्या ये महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे सवाल होते हैं सर, हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में संक्षिप्त बताएं कि आप किस प्रकार से और किसके मोटिवेशन से सिविल सेवा में आए, और कैसा लग रहा है सर, और सिविल सेवा और अन्य सेवाओं में क्या अंतर है, उसके बारे में सर संक्षिप्त में थोड़ा। जी धन्यवाद संजय जी। देखिए, मैं बहुत, आपने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए, लेकिन सभी का उत्तर जो है गागर में सागर भरने वाली बात है। बिल्कुल कि आज भी पूरे भारत ही नहीं, विश्व में जो सिविल सेवा है, जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, वो अपने आप में सबसे कठिन और सबसे अधिक प्रतिष्ठित सेवा है। टफेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। और कई लाख बच्चे इसको देते हैं, और मात्र कुछ संख्या सैकड़ों में होती है वो पास होते हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि 3 प्रकार का यहाँ परिस्थितियां होंगी, प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर मेंस पास करेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत कठिन परीक्षा है। लेकिन मेरे फादर कहते हैं कि इस जीवन में केवल मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, और बाकी कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो विद्यार्थी इसको अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि भले ही ये कठिन परीक्षा है, लेकिन असंभव नहीं है। पूरे 100% प्रयास के साथ, और जैसे अर्जुन के स्वयंवर में कहा गया था कि उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, वैसे ही मेरिट में आपको अपना स्थान दिखना चाहिए। और इसी प्रकार की जो मेहनत आपको अपने साथ अगर करके आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहां तक आपने कहा कि कहाँ से प्रेरणा मिली, निश्चित रूप से हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, काफी अधिक बच्चे जो है सिविल सेवा। बचपन में हमारे क्लास टीचर ने मुझसे पूछा आप क्या बनना चाहते हैं। मुझे उस समय सिविल सेवाओं का नहीं मैं जानता था, कि मैंने कहा मैं कलेक्टर कप्तान बनूंगा। तो निश्चित रूप से वो IAS और IPS की बात ही कर रहे थे। तो मेरी दादी की बड़ी इच्छा थी कि हम लोग इस सेवा में आए, मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी, तो उस सेवा को हम लोग आए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस क्रम में जब मैं तैयारी करने दिल्ली गया था, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं जब मैं उतरा था, तो मेरे फादर भी रिटायर हो गए थे। तो काली वाली मारुति ओमनी गाड़ी जो है वो चलती है। तो मैं बड़ा सैड था, पहली बार घर छोड़ा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद, MA करने के बाद मैं तैयारी प्रारंभ किया था। तो मेरे फादर ने कहा कि आप क्यों सैड हो, व्हाई यू आर सैड। तो मैंने कहा मैं घर छोड़ा हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मेरे फादर ने कहा कि देखो, जब
लौटना उल्टी दिशा में, जी तुम हैप्पी हैप्पी जाना। बिल्कुल। तो मैं बड़ी गुड़ बात बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सर। चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां भी बच्चे तैयारी करते हैं, तो जाते समय तो बड़े सैड होते हैं, लेकिन लौटते समय जो खुशी खुशी आए वही सफलता है। वही विजेता है। और मुझे एक चीज और मैं आप बताऊं कि मेरे परिवार में कोई भी सिविल सेवा में नहीं था, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं थी किस प्रकार की किताबें पढ़नी होती हैं, ओके। किस प्रकार की चीजें होती हैं, दिल्ली में पटना में मिलती हैं। तो मेरी मम्मी ने तो मुझे आटा भी दे दिया था, चावल भी दे दिया था कि भाई बनाओ खाना रखा जाए, कुकर भी दे दिया था। बिल्कुल सर, पहले तो मैंने एक चीज सीखा जब मैंने पढ़ किया, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, जो संघर्ष और जो कष्ट हमने देखा जी वो हमारे साथ के लोग, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो ना देखें। जी और इसी क्रम में हम लोग का ये उद्देश्य हुआ कि हम लोग भी बच्चों को गाइड करें। देखिए, प्रतिभा कभी छिपती नहीं है, जी जी तो ऐसी प्रतिभा को जो पैसे के अभाव के कारण, किसी कारण से अगर वंचित है, तो उसको हम लोग सही मार्गदर्शन दें, उनको सही ढंग से शिक्षा दें, ताकि वो सिलेक्ट हो सके। तो यही हम लोग का उद्देश्य रहता है। निश्चित रूप से सर, ये जो प्रयास है हमारा, ये बिल्कुल फ्रूटफुल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बच्चों को ये सहायक होगा। सर, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि आपके जो फैमिली बैकग्राउंड में कभी कोई नहीं सिविल सेवक थे, ना कोई आपका कोई बैकग्राउंड था सिविल सेवा का, लेकिन आपने जो टर्न किया और जो आप अपने जो कहानी बताया सर कि प्लेटफॉर्म पे जब उतरे दिल्ली में, तो बिल्कुल आपका वो मोटिवेशन था, जब जो पिताजी ने कहा कि आप साइड साइड हो, लेकिन जब आना घर तो खुशी खुशी का आना। ये यही सर प्रेरणा मुझे लगती है कि आपको जो मिली पिताजी की, वो सर आपको मोटिवेट किया कि नहीं, जो फादर ने जो हमें कहा है कि हमें लौटना है तो बिल्कुल हंसते हुए लौटना है लौटना। और आपने सर इतनी कड़ी मेहनत की, तो आप सर जो आपने जो मेहनत की, आपका जब सफलता जो रिजल्ट आया सर 2008 में, मुझे पता है कि आप अपने आप, मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम में लोक प्रशासन में आज भी वो रिकॉर्ड कायम है, जो आपने उत्तर जो लिखा लोक प्रशासन की इतनी गढ़ता से, जो हिंदी माध्यम में 390 नंबर का हिंदी माध्यम में पूरे जो आज भी रखता है हिंदी माध्यम में रिकॉर्ड है सर। ये आपकी बिल्कुल प्रण शक्ति और कड़ी मेहनत का सर परिचायक है और प्रदर्शन है। संजय जी, मैं आपको धन्यवाद। और मैं बहुत आपको बहुत मजाकिया वाली बात बताऊं कि जैसे जो सेकंड पेपर है मेरे 207 नंबर थे आउट ऑफ 300 पर, अब तो 250 का होता है, 300 में 207 बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मेरे मित्र ने पूछा कि भाई कितना नंबर आया, मैंने कहा 207, तो लगा 107 बोल रहे हैं क्या, 107 भी उसमें नहीं आते थे। तो ईश्वरी कृपा थी, ईश्वरी कृपा थी। और कहीं ना कहीं मतलब 300 में 50% लाना है बहुत मुश्किल बड़ी बात है, और ईश्वरी कृपा थी, और कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने विद्यार्थियों को ही बताऊंगा कि जो हम लोग तैयारी करते हैं उसको एक हमारे जैसे फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, तो एक फेस्टिवल के रूप में मनाना चाहिए। और आपके जो भी घर के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, उन सबकी, मैं जब दिल्ली में तैयारी करता था तो बहुत सारे मेरे मित्र थे, सब लोग मिलके हमारी तैयारी करवाते थे। मुझे आज भी याद है, हम लोग विषय का डिस्कशन करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस हम लोग जो है इस पूरे जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई बोझिल काम नहीं है, बोझ नहीं होना बच्चे चाहिए। सिर्फ सोचते हैं कि बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने में साइंस बन जाएंगे सर, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल उनका वो गलतफहमी है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपको बिल्कुल एनालिटिकल होना पड़ेगा, छोटी चीजों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे स्टडी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, मुझे लगता है कि आप पढ़ने से ज्यादा आप समझ विकसित करें। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सफल। मैं उसी को बहुत शॉर्ट में बहुत सिस्टमेटिक बताता हूँ कि जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा पठन पाठन मनन और चिंतन। तो पठन का अर्थ होता है भाई किसी ने पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट की बात हम करते हैं, तो किसी ने कहा भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पाठन होता है जो मल्टीलॉग या डायलॉग, टीचर ने पढ़ाया, उसने कहा भाई माउंट एवरेस्ट का भी हाइट लिख लो, एडीज का भी लिख लो, रॉकी का भी लिख लो। तो पठन पाठन दोनों जो है, पाठन में मल्टीलॉग होगा। मनन का अर्थ होता है रिवीजन करना, जो हम लोग करते थे, कुछ हमने पढ़ लिया, मान लीजिए हिस्ट्री कोई टॉपिक पढ़ लिया तो रिवाइज कर लिया। चिंतन जो होता है वो सिविल सेवाओं का गुण है, एक प्रकार से उसको कहिए कि आप एक प्रकार से वो जो है उसका एक मेन जो है वो उसका फॉर्मूला है। और चिंतन का अर्थ होता है कि हमें समझे क्यों ऐसा होता है, यानी किसी विषय को अन्य विषयों के साथ कैसे हम कोरिलेट कर पाते हैं, कैसे हम इंटरलिंक कर पाते हैं, इसका कैसे अध्ययन करें। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण, इसके पीछे क्या कारण हुआ। मान लीजिए का मूवमेंट है, बहुत सारी चीजों में भाई सफल हुआ नहीं हुआ, लेकिन पूछा क्या कारण, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण। तो अभी क्वेश्चन देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का है, बट इसके सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, विधिक पहलू, इन सारी चीजों को रिलेट करके जब हम पढ़ते हैं तो सिविल सेवाओं के प्रति हमारा जो है रुझान बढ़ता है
और सफलता की जो हमारा जो है संभावना वो पठन बढ़ जाए। पाठन सर तो वो लोअर लेवल पर सब लोग करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जी के जब हायर लेवल पर जा रहे हैं, चूंकि ये देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा और पॉलिसी आपको फॉर्मुलेट करना, जहाँ पे नीतियों का निर्माण करना, नीतियों की समीक्षा करनी है, तो वैसे में सर जरूरी हो जाता है कि आपकी जो चिंतन वाली जो पावर है, आपका जो मानसिक जो क्षमता है, उसमें अगर आप नहीं होंगे तो यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा होता है बिल्कुल कि बिल्कुल तो वो बिल्कुल अधिकतर चिंतन वाली क्षमता, चूंकि आपको जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो निर्णय लेने होते हैं, तो आप उसके पीछे जितने कारण और आने वाली संभावनाओं का जब तक आप नहीं आकलन कर लेंगे तो एक अच्छा निर्णय साबित नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल। कि सर चिंतन वाली जो क्षमता और है, मैं संजय तो जी सर बताऊं आपको, जो बिल्कुल सर। चिंतन करने का समय बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, जी जी तो जब भी आपका सोने का समय होता है, आप 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, 9 बजे सोते हो, जो भी आपका सोने का समय है, उसके आधे घंटे पहले आप बेड पे जाइए और आप सोचिए कि पहले तो आपको जो है रिवाइज करना है, मनन करना है कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा। जी पढ़ने के बाद आपको जो चिंतन का काम करना है, अर्थ है कि किसी भी विषय में आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, जी अब उस टॉपिक को आपको इंटीग्रेट करना है अलग अलग विषयों के साथ, जी कि उसमें अलग अलग विषयों से किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। जी। ये काम कठिन है, ये काम कठिन है, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं, जब हम अभ्यास करेंगे बार बार, तो धीरे धीरे हमारा जो है इसके प्रति रुझान बढ़ेगा। सर बहुत जो हमारे बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे या बाद में जो देखेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने साझा की है जी कि आप पठन पाठन तो सब लोग करते हैं, लोअर लेवल की बात है, जैसे हम इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पठन पाठन सभी लोग करते हैं, लेकिन आप जब सिविल सेवा में आने की आप सोच रहे हैं तो अपनी चिंतन क्षमता को थोड़ा बढ़ाइए। बिल्कुल और उसके बिल्कुल पीछे जो भी घटित हो रही है, जो कुछ हुआ है, जैसे आज भी कुछ भी घटित, उसके पीछे कारण क्या, उसके कारण और उसके सभी पहलुओं को जब तक आप नहीं जानेंगे तो आपका एक सिविल सेवक बनने के लिए जो आपकी जो क्षमता है वो विकसित नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं आप उस परीक्षा को पास भी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाधा बनकर आपके बाद से अपनी चिंतन क्षमता को आप बढ़ाइए और सिविल सेवा में आप सफलता पाइए, ये सर का कहना है। तो चिंतन क्षमता महत्वपूर्ण है। आपका जो पठन पाठन जो तैयारी का जो आपका सबसे जो स्टेज है, उसमें पढ़ने के बाद सबसे बाद में जो है किसी भी चीज को जो आप पढ़ रहे हैं उस दिन, तो आप उसको फिर सोचिए कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा और इसके पीछे क्या क्या है, इसके और क्या क्या पहलू हैं, इसका कहाँ कहाँ और अंतर संबंध है, वो सारी पहलुओं को जब आप उस टॉपिक से समझ लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है और निश्चित रूप से आप सफलता के करीब हैं। तो सर से हम और भी पहलुओं पर बात करेंगे, सर की बहुत सारी अभी है, और हम लोग चूंकि यह शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम और भी हमारे मेहमान आएंगे सर के, और भी सर के जो जुड़े होंगे लोग सर के साथ में होंगे सिविल सेवा से, वो भी आएंगे और आप लोगों को यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम फिर सर से आपको सवाल करते हैं। तो सर अब जैसे कि आपने बता दिया कि सर पठन पाठन तो ये स्पष्ट हो गया कि सिर्फ किताब, मोटी मोटी किताब या सिर्फ पढ़ लेने से, फैक्ट याद कर लेने से सिविल सेवक बनना मुश्किल है। तो सर इसमें जो होता है बहुत सारे बच्चों का जो एक जो मुख्य जो समस्या होती है, विशेषकर जो पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जिनका जैसे कि आपने भी बताया कि बैकग्राउंड हमारा था नहीं, तो काफी बिल्कुल मेहनत करना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल जिनका बैकग्राउंड, उनको तो काफी गाइडलाइन बचपन से करीब करीब वो ट्रैक पे रहते हैं, जी और जो नए बच्चे जो आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका जो सपना होता है कि सिविल सेवा आईएएस बने, तो उनके लिए काफी कठिन देखिए रास्ता होता देखिए है। संजय जी, जैसे मैं भी, मेरे लिए भी जो बिल्कुल मेरा कठिन बिल्कुल सर हुआ बिल्कुल। कि मैं भी सिविल सेवा आपके साथ बल्कि में बल्कि तैयारी किया। संजय जी, मैं बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं जी कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हमने तो 3-3 अटेम्प्ट दिया, 4-4 अटेम्प्ट दिया, जी 6-6 अटेम्प्ट दिया, जी हमारा नहीं हो पाया, बैड लक था। देखिए इतने दिनों के अनुभव के बाद मेरा जो एक मेरा दृष्टिकोण रहा कि सिविल सेवाओं के सिलेक्शन में आपको जो है बैड लक कभी भी आपके पीछे नहीं आ सकता, बिल्कुल हमें आवश्यकता गुड लक की गुड है। लक है। देखिए माता पिता अगर आपके जीवित हैं और आपको जो है खर्च दे रहे हैं एक निश्चित उम्र तक, तो बिल्कुल बैड लक नहीं हो सकता। एक माँ के कोख से लिया हुआ, जन्म लिया हुआ व्यक्ति कभी भी बैड लक नहीं हो सकता, बिल्कुल उसका दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हमें आवश्यकता सौभाग्य की है। मेरे एक मित्र थे, वो इंटरव्यू देने गए पहली बार, तो ऑटो वाले ने उनको जो है ना, बारिश हुई थी तो दूसरे ऑटो वालों ने उनको कीचड़ ऊपर थे और शर्ट पे लग गई, उनको कीचड़ से ये हुआ, तो गए तो वो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया एंड ही गॉट वेरी बैड मार्क्स। दूसरी बार वो 2 शर्ट लेके गए थे कि भाई इस बार शर्ट छीटा पड़े, तो इस बार पंचर हो गया, उनकी गाड़ी जो है पंचर हो गई। तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार एक और गाड़ी एक्स्ट्रा लेके जाओ, उसमें ओला ओला होता नहीं था, तो एक और उनके साथी लोग गए, तो इस बार क्या बुखार आ गया उनको, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हारे मुख्य मदन ने कहा है कब तक बैड लक साथ में बैड लक नहीं था, गुड लक कन्वर्ट करना, और चौथे में वो सिलेक्ट भी हो गए। तो मेरा मानना है कि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। हो सकता है आपका जन्म ऐसी जगह हुआ हो जहां पर अच्छे स्कूल न रहे हो, कभी कभी होता है स्कूल अच्छे होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, हम अच्छे स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा होता है बट हम पढ़ाई पर रुझान नहीं होता है, हमने अपना
बचपन में किसी कारण से बहुत सीरियसली हम उसको नहीं लिए, गंभीरतापूर्वक नहीं लिए और हम अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं हो पाई। बिल्कुल। लेकिन जब एक बार हमारी उम्र 18 साल 20 साल हो जाती है तो मेरा मानना है कि आपका अपना भाग्य भी काम करने लगता है, और इस बात का कोई महत्व नहीं होता है कि आप कहीं खराब विद्यालय से पढ़े हो या टीचर अच्छे न रहे हो या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न रही हो। अगर माता पिता आपके साथ है और इतना पैसा आपको रह रहा है कि आप अपना खर्चा चला सकते हैं, कमरे में आप रह सकते हैं, खाने को मिल जा रहा है, तो उसके बाद फिर आपकी अपने जो है आपकी कमी और आपकी किस्मत साथ देती है। और मेरा मानना है कि इसके बाद हार्ड वर्क जो है वो अपने आप में पेमेंट पे करने लगता है, हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। और एक समय के साथ जब आप मेहनत करते हैं, तो मैं फिर से दोहराऊंगा, मेरे फादर कहते हैं कि दुनिया में केवल मरे को जिंदा नहीं कर सकते हैं, बाकी कोई काम कठिन नहीं है। और याद रखिएगा कि अगर हमारे सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रयास में कमी रह गई, इसमें कोई बैड लक नहीं होता है। और मैं फिर एक चीज कहूंगा, मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए कि लोग कहते हैं कि आईएएस बहुत टफ होता है, आईपीएस बहुत टफ होता है, हर एक घर में आईएएस बैठा हुआ है। अपनी माँ से आप पूछिएगा कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक कितनी उन्होंने स्लीपलेस नाइट्स, बच्चा क्रैंकी हो जाता है, कभी कभी अनावश्यक रोने लगता है, उसको उसके बाद माँ को सुबह उठ करके रात भर सो नहीं पाती हैं और फिर सुबह उठ करके खाना ही बनाना होता है, घर का काम भी करना होता है। तो माँ जो है 5 वर्ष तक जितना उन्होंने स्लीपलेस नाइट्स दी, कितना संघर्ष जो किया, हमने शायद तैयारी के क्रम में कभी नहीं किया, उसके बाद भी सिलेक्ट हो गए। तो हर एक घर में आईएएस का उदाहरण आपकी माँ बैठी हुई हैं, माँ से बिल्कुल बिल्कुल माँ से प्रेरणा लेना। और मैं तो माँ यही के कहूंगा, संघर्षों को देख करके, बिल्कुल बिल्कुल त्याग, माँ के संघर्ष और त्याग को देख करके आप खुद आप मोटिवेट होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोग कहते हैं कि साहब मोटिवेशन कीजिए, बड़े बड़े मोटिवेटर्स के साथ लोग बैठ के बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन हर एक घर में इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है आपकी माँ। और याद करिए, उसकी कल्पना करिए कि जब आपका सिलेक्शन होगा, रिजल्ट जब आपकी माता जी को पता चलेगा और माँ की आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो आप अपनी माँ को दे सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ाई करिए, उस दिन के लिए पढ़ाई करिए कि ऐसे आंसू आपकी माँ की आंखों में भी हो, जो खुशी के हो, जो संपन्नता के होंगे खुश। बिल्कुल, बहुत बहुत सर धन्यवाद। अब सर हम लोग इस पॉडकास्ट को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अब आज से बात करें, इंट्रोडक्टरी हमारा पॉडकास्ट है, बच्चे इसको देखेंगे। और हमारे मैगजीन है, हमारे अभियान 40 IAS की तरफ से एक मैगजीन निकलता है, आपको हम देना चाहेंगे सर, और ये बच्चों के लिए भी काफी उपयोगी है, इसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।